हेलो एवरीवन। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं एक जी के पी वाई क्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ और मैंने बताया था कि ये एसएससी फेज़ 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी हैं, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, उन सब में एमटीएस, स्टेनो। बट जो मेन पैटर्न के जो क्वेश्चंस अभी जो मैंने लिए हैं वो हैं एसएससी फेज़ 12 के लिए। उसमें जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा यूज़ हैं, बाकी भी सेम, लगभग सेम ही रहता है एसएससी का पैटर्न। थोड़ा हल्का सा चेंज, मतलब क्वेश्चंस के वो आने का वो पैटर्न चेंज है हल्का सा उसमें, फेज़ वाले में। तो आज जी के पी वाई क्यू सीरीज़ का जो लेक्चर फर्स्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। जो सेंसस है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट है यूनियन टेरिटरी में, उसमें हाईएस्ट किसकी है। तो ऑप्शंस हैं दिल्ली एंड लक्षद्वीप, दिल्ली एंड चंडीगढ़, चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड दमन दीव। इसमें अगर ऑप्शन देखें तो जो लक्षद्वीप एंड दमन दीव है वो आंसर सही है। और इसको याद कैसे करोगे कि लक्षद्वीप में पढ़ने का लक्ष्य वो हाई रखते हैं एंड दमन दीव में एजुकेशन का वो दमन नहीं कर रहे हैं। और अगर हम देखें सेंसस 2011 में जो अदर और क्या क्या है, तो सेंसस 2011 लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखें अगर यूटी, तो वो किसकी है, दादरा एंड नगर हवेली। और इसको कैसे याद रखोगे कि उनके पास हवेली है तो पैसे बहुत हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं। और जो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है, इंडियाज़ लिटरेसी रेट, वो कितनी है, 74.04%। अब इसके अंदर ही हम देखेंगे मेल लिटरेसी रेट। मेल लिटरेसी रेट कितनी है, 82.14%। और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। और इन दोनों का अगर हम गैप निकालते हैं कि मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट का जो गैप है वो कितना आएगा, 16.68%। और अगर हम देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन ऑफ स्टेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ स्टेट, कौन से स्टेट की जो हाईएस्ट है और लोवेस्ट। हाईएस्ट है केरला, कितनी है, 91 से 95%। और लोवेस्ट किसकी है, बिहार, और कितनी है, 61.8%। इसमें अगर हम देखें कि अच्छा हाँ, लिटरेट किसको कहेंगे, लिटरेट कहेंगे 7 years और अबोव, हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में जो लिख सकता है एंड पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। तो ये है सेंसस से रिलेटेड कुछ अदर। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मित्र मेला वाज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस क्या है, भूपेंद्र नाथ बोस, शिशिर कुमार बोस, विनायक सावरकर, खुदीराम बोस। इसका आंसर होगा विनायक सावरकर। जो सावरकर ब्रदर्स है, सावरकर ब्रदर्स, इन्होंने फाउंड किया था, फाउंडेड मित्र मेला। और ये कहाँ किया, पूना, और कब, 1899 में। अब अगर हम और अगर दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन देखें तो 1902 में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति,
ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? बंगाल। और इसको फाउंड करने वाले फाउंडर कौन थे इसके? सतीश चंद्र बसु। सतीश चंद्र बसु। 1904 में देखें तो ये है अभिनव भारत, जो कि किसने फाउंड की? वीडी सावरकर। और 1904 में ही वीडी सावरकर ने जो मित्र मेला है उसको मर्ज कर दिया था अभिनव भारत में। मर्ज्ड 1904 में, ठीक है, मर्ज्ड मित्र मेला इनटू अभिनव भारत सोसाइटी, पूरा भारत सोसाइटी। इसके आगे हम और देखें अगर तो 1905 में एक मिनट, और ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है, अच्छा हाँ ये बता दिया वीडी सावरकर। और 1905 में इंडियन होम रूल एंड इंडिया हाउस, ये किसने फाउंड किया? ये किया है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। और अगर हम देखें तो 1908 में एक हुआ था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कॉन्स्पिरेसी केस, इसी को हम कहते हैं मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या हुआ था? टू अटेम्प्ट मर्डर ऑफ जज, और वो कहाँ के थे? मुजफ्फरनगर के। जो मुजफ्फरनगर के जज थे उनका जो मुजफ्फरपुर के। और इसमें जो ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें कौन कौन शामिल थे? प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस और एक थे कानिकल दत्ता। और अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन तो एक हुआ था 1913 में गद्दर पार्टी, जो कि कहाँ फाउंड हुआ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए। और इसके फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल। ये इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स थे। स्टार्टिंग से देखें 1899 में जो मित्र मेला, 1902 में अनुशीलन समिति और 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी, जिसके अंदर जो मित्र मेला है वो भी मर्ज हो गया था। और 1905 में इंडियन होम रूल एंड इंडिया हाउस, 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और 1913 में गद्दर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वल्लभ भाई पटेल एंड डैश हेल्प्ड गांधी जी इन खेड़ा बाय ऑर्गेनाइजिंग हिज टूर ऑफ द विलेजेस एंड अर्जिंग द पीजेंट्स टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब गांधी जी खेड़ा गए थे तो उनके साथ और कौन कौन थे जो कि फार्मर्स को अर्ज कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट स्टैंड लो? तो उनके साथ थे इंदुलाल याजनिक। अब अगर हम गांधी जी के बारे में देखें तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? रिटर्न इंडिया, वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी को ही हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस।
और जब गांधी जी यहाँ आ गए थे इंडिया में, तो उसके बाद उन्होंने 3 मूवमेंट किए स्टार्टिंग में। उनमें से कौन कौन सा है? एक है 1917 जो कि है चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट। और इस मूवमेंट के लिए किसने इनवाइट किया था गांधी जी को? ये है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी। और इसके अंदर क्या था, ये किस लिए कर रहे थे? जो अपोज कर रहे थे वो था कि यहाँ पे एक जो सिस्टम चलता था वो था 3 कथिया सिस्टम। 3 कथिया सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था, जो रिवोल्ट कल्टीवेशन था वो लैंड के 3/20 पार्ट पे इंडिगो कल्टीवेट करना होता था। तो मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ 3/20 पार्ट, और यहाँ पे क्या होता था, इंडिगो कल्टीवेशन। और जो सेकंड था, ये सेकंड था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और यहाँ पे किसने इनवाइट किया था? इनवाइटेड बाय अनुसुईया साराभाई। यहाँ पे जो ये है मिल से रिलेटेड, जो इसमें बोनस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके लिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, जो मिल वर्कर्स थे वो। और यहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी। और ये चंपारण मूवमेंट के अंदर जो फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में, और जो वैसे जो फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का वो था साउथ अफ्रीका में, और इंडिया में किया था चंपारण मूवमेंट में फर्स्ट। और अगर थर्ड देखें तो थर्ड क्या है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में, और ये भी 1918 में। और यहाँ पे किसने इनवाइट किया था गांधी जी को? इनवाइटेड बाय वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे था कि जो पीजेंट्स थे वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई थी उस वजह से। मैं लिख देती हूँ, नॉट एबल टू पे टैक्सेस ड्यू टू फेलियर्स ऑफ क्रॉप्स। और यहाँ पे जो हुआ था वो था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर हम वल्लभ भाई पटेल का देखें, वल्लभ भाई पटेल, तो इनको जो सरदार की उपाधि दी थी, सरदार, वो दी थी 1928 बारदोली सत्याग्रह। और किसके द्वारा? बाय वुमेन। जो वहाँ की जो बारदोली में जो सत्याग्रह हुआ था, वहाँ की औरतों ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड, सेकंड। और यहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? वो हुई थी फर्स्ट रिपोर्ट
1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑलरेडी ऐड नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई थी, और जो किसके रिकमेंडेशन पे की थी वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। आंसर फर्स्ट। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का देखें तो ये किस आर्टिकल में आती है, 51A आर्टिकल, और पार्ट 4A, और जो जिस कंट्री से ली थी, जिस कंट्री के वो बोरो किया था कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है USSR। और ये 8 किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से की गई थी, ये की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और ये एप्लीकेबल किस पे होती है, ओनली एप्लीकेबल ऑन इंडियंस, नॉट ऑन फॉरेनर्स। और जो ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी उसके अंदर जो स्टार्टिंग की बता रही हूँ, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की थी, वो थी 10 ड्यूटीज़। और जो प्रेजेंट में है वो कितनी है, प्रेजेंट में है 11 ड्यूटीज़। तो जो 11th ड्यूटी थी 51A की जो के है उसमें क्या है कि जो गार्जियंस हैं वो प्रोवाइड करें एजुकेशन की 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को। तो गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन to 6 to 14 years children। और ये एड कब की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अब अगर हम इनको पूरा सीक्वेंस वाइज याद करें कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे कौन सी है, फिफ्थ पे कौन सी है, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जैसे इसका ऐसे लिखते हैं 51A का A, और फिर 51A का जो B, अब मैं डायरेक्ट C लिख रही हूँ, C D E F G और H I J, और जो K है वो ये 11th वाली हो गई। तो फर्स्ट क्या है, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जो भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, नेशनल फ्लैग है, एंथम है, इन सब की हम लोगों को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इनमें से हम जो वर्ड पकड़ रहे हैं वो एंथम और जो अबाइड से ए, एंथम से ए, तो ऐसे याद करेंगे इसको। और सेकंड क्या है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो अगर स्ट्रगल का देखें, नेशनल स्ट्रगल, तो B4 क्या याद आएगा, भगत सिंह। तो यहाँ पे जब स्ट्रगल फॉर फ्रीडम देखोगे तो भगत सिंह याद करना, मैं लिख देती हूँ भगत सिंह। और यहाँ पे भी अबाइड या क्या है, एंथम। C देखें अगर, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो कितने वर्ड हैं, 1, 2 और 3। और C लेटर का हम अगर देखें तो अल्फ़ाबेट्स में ये कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो 3 लेटर। D वाली अगर देखें फोर्थ, जो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी कंट्री को ज़रूरत हो तो वो हम लोगों को, जो सिटीजन्स हैं, उनको बुला सकती है। तो 4D में क्या देखेंगे, तो टू डिफेंड, तो D से डिफेंड, तो ये हो गया टू डिफेंड। वर्ड पकड़ते जाओ, सब याद हो जाएगा। फिर फिफ्थ कौन सी है, प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ एंड द डिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की, कि जो भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे वुमेन वगैरह, इन सब का इक्वलिटी। तो यहाँ पे ई से क्या याद रख सकते हैं हम लोग, इक्वलिटी।
और ये जो है ब्रदरहुड, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और जो रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ और डेरोगेट डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो 5 से ई लेटर जो है वो 5 पे आता है, और इक्वलिटी से वैसे याद कर लेना। फिर है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। कल्चर और अगर हेरिटेज का देखें तो हेरिटेज से हम एफ से क्या याद रख सकते हैं? जो फोर्ट वगैरह है वो, तो एफ से फोर्ट, और हेरिटेज का आते आप फोर्ट को याद करना है। प्रोटेक्ट एंड जो नेक्स्ट है वो है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो भी लिविंग क्रिएचर्स है, फॉरेस्ट वगैरह है, उन सब को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है और उनमें इम्प्रूव। तो जो फॉरेस्ट वगैरह है, तो उनसे हम जी से हम क्या याद रख सकते हैं? ग्रीनरी। फॉरेस्ट का क्या होगा? ग्रीनरी। नेक्स्ट होगी डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ह्यूमनिज्म का वर्ड पकड़ो, ह्यूमनिज्म से एच क्या हो जाएगा? ह्यूमनिज्म। आपको ऑप्शन में दिया हुआ आता है तो सिर्फ एक हिंट की ज़रूरत होती है, इतना कोई रटना नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ कि ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। उसमें नेक्स्ट है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। वायलेंस, नॉन वायलेंस, उससे हमें क्या याद आता है? महात्मा गांधी जी। और इनकी एक स्लोगन है आई फॉर आई, एक सेकेंड सॉरी, आई फॉर आई। तो हम इस आई को ई वाई वाला ना याद रख के आई वाला ये यूँ याद रख सकते हैं कि जो वायलेंस का है तो आई वाला आएगा। और जो जे वाला है उसमें क्या है? स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स। अगर हम ऑल स्पेयर्स देखें तो ऑल स्पेयर्स मतलब क्या है? सारे, ऑल राउंडर, जो हर एक जो उसमें देखेंगे जगह पे, तो इसका जे से जगह भी याद रख सकते हो, हर जगह। और जो ज़्यादा क्रिकेट वगैरह देखने वाले हैं वो देख सकते हैं कि जैसे जडेजा याद रख लो कि जडेजा ऑलराउंडर। तो ये जे वाली याद हो जाएगी। और जो 11th वाली है वो हमने अलग से वो ऐड हुई थी, तो वो हमें याद है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुई थी। गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डैश एंड भागीरथी खरक ग्लेशियर। तो जो अलकनंदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? झेमू, गंगोत्री, सतोपंथ और पिंडारी। तो ये होती है सतोपंथ ग्लेशियर से। इसमें हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, जो ये है ब्लू वाली, जो ये है पूरी, ये सारी ये अलकनंदा है। और इसमें जो अलग अलग जो रिवर्स है, ये धौली गंगा, और ये इधर से नंदाकिनी, ये पिंडार गंगा, ये सारी आके इसमें मिलती है अलग अलग जगह पे। और इनको जहाँ पे भी ये मिलती है इनको क्या कहते हैं? प्रयाग। और इधर से एक ये आ रही है मंदाकिनी, इधर से भागीरथी। तो इनको हम याद करने का तरीका देखते हैं। तो जो एक कौन सी है? अलकनंदा, जिसमें सब आके मिलती है। और ये यहाँ पे क्या होंगे? प्रयाग। में ऊपर ही लिख रही हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। और अब जो रिवर होगी सबसे पहले हम देखते हैं धौली गंगा। धौली गंगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? डी वी करवाने जाते हैं हम, तो धौली गंगा का डी और विष्णु का वी। और नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी मिल रही है? इधर से नंदाकिनी। तो इसका क्या है? नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी एन ये याद रह जाएगा, नंदाकिनी का एन और नंद प्रयाग का एन। और जो इधर बाद में जो देखे पिंडार गंगा। और ये क्या बन रहा है? कर्ण प्रयाग। तो पी के जो मूवी आई थी उससे याद रख लेना। अगर पी है, पिंडार है, तो उसके आगे क्या आएगा? के, मतलब कर्ण प्रयाग। इधर देखें तो मंदाकिनी रिवर। और यहाँ पे क्या बन रहा है? रुद्रप्रयाग। तो आर एम राम, इसका यूँ हो जाएगा। जो अभी
जो राम जी की जो मूर्ति लगाई है अयोध्या मंदिर वाले में, तो वैसे याद रख लेना कि मंदाकिनी, रुद्र तो राम। और इधर ने ये लास्ट क्या है, भागीरथी, भागीरथी। और यहाँ पे क्या बन रहा है, देवप्रयाग। अच्छा मैं ऊपर प्रयाग लिख रखा है तो इतना ही लिखते हैं, देवप्रयाग। तो बीडी, बीडी गाँव में क्या पीते हैं लोग ज़्यादातर, बीड़ी, तो इसको वैसे याद रख लेना, बीड़ी। और अब जो ये आगे जो है यहाँ से देवप्रयाग से आगे अगर हम देखें तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के आगे ये इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। और जो गंगा का ओरिजिन है वो हम किसको कंसिडर करते हैं, जो भागीरथी का ओरिजिन है गंगोत्री, वही। तो हम लोग गंगा के बारे में देखें अगर, तो गंगा और इसका क्या होगा ओरिजिन, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये हो गया। और इसकी अगर लेंथ देखें तो लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर। जो इसका फ्लो है वो कितने स्टेट में है, 5 स्टेट्स में। कहाँ से शुरू हो रही है, इधर ये जो यहाँ से देखिए तो उत्तराखंड, उत्तराखंड और यूपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है लॉन्गेस्ट। इसके आगे देखें तो बिहार, फिर झारखंड, झारखंड में शॉर्टेस्ट, और फिर वेस्ट बंगाल। और इसके आगे जो ये यहाँ पे इसके बाद में जो बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बांग्लादेश में इसका नेम है गंगा का पद्मा, नेम्ड इज पद्मा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो गंगा कैसे आ रही है, ये उधर से, तो जहाँ से इसका ओरिजिन होता है उस डायरेक्शन में हम जो ये बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है मेन रिवर में आके उनकी वैसे देखेंगे कि अगर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये इधर वाली जो भी देखे हम लोग, गोमती, घाघरा, गंडक, ये कौन सी हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक इधर से कौन सी हो गई, यमुना और ये सोन। तो इनका देखते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ऐसे लिख रही हूँ। और ये जो है वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में लिख रही हूँ मैं, जो भी ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम। तो फर्स्ट कौन सी है, रामगंगा, फिर है गोमती, उसके बाद आएगी घाघरा, घाघरा, और फिर गंडक, फिर है कोसी, और इसको क्या कहेंगे, सोरो ऑफ बिहार। और उसके बाद आएगी महानंदा, ये होगी इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का देखें तो कौन सी है, यमुना, और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और एक कौन सी है, सोन। और ये यमुना जो है वो गंगा से कहाँ मीट करती है, मीट एट प्रयागराज, प्रयागराज। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज से कौन एसोसिएट नहीं है। तो राजा राममोहन रॉय जो कि इसके फाउंडर थे, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग। तो इसमें अगर हम देखें तो जो कि राजा राममोहन रॉय है, इन्होंने सबसे पहले क्या फाउंड किया था, 1814 में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा। और ये बाद में किस में कन्वर्ट हुई थी, ब्रह्मो समाज में, 1828 में ब्रह्मो समाज। जो राजा राममोहन रॉय है, इनके बाद जो ब्रह्मो समाज को जो संभाल रहे थे वो कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने क्या किया था, एक जो
1839 में इन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा फाउंड की थी। और ये सब तत्वबोधिनी सभा किसका पार्ट था? ये ब्रह्मो समाज का ही था। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्होंने क्या किया था? इनवाइटेड केशव चंद्र सेन टू जॉइन ब्रह्मो समाज। तो ये तीनों इससे लेट हो गए। तो आंसर क्या हो गया? आत्माराम पांडुरंग इसका आंसर। इनके अलावा अगर और हम देखते हैं बाकी, तो ये एक है 1873 में सत्यशोधक समाज। और ये कहाँ पे फाउंड किया गया था? महाराष्ट्र। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले। अगर हम ज्योतिबा फुले की जो अगर हम बुक्स देखें तो उनकी 2 बुक्स थी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुक्स किसकी? बुक्स ऑफ ज्योतिबा फुले। एक है गुलामगिरी और दूसरी है सार्वजनिक सत्याधर्म। और इनकी जो वाइफ थी, यहाँ पे लिख देती हूँ, वाइफ सावित्रीबाई फुले। ये थी फर्स्ट टीचर। और ये जो इन्होंने सत्यशोधक समाज चलाया था, ये किसके अगेंस्ट था? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनके अलावा और हम देखें अगर, तो 1875 में आर्य समाज। कहाँ पे फाउंड हुआ था? बॉम्बे में। और किसने किया था? फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती। और जो दयानंद सरस्वती है, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? ओरिजिनल नेम मूलशंकर। इसके अलावा चलो अभी तो इतने बहुत हैं, बाकी और बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे हुआ था? इसका होस्ट कंट्री कौन सा था? होस्ट था इंडिया। और जो फाइनल मैच था वो किन किन के बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और जो विनर थी वो है ऑस्ट्रेलिया, और जो रनर है वो है इंडिया। और ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। में, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद। और ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? विराट कोहली को। और जो ये थे, इसने बनाए थे मोस्ट रन। विराट कोहली के थे मोस्ट
रन्स। और इसमें अगर हम देखें मोस्ट जो विकेट्स थे वो किसके थे? शामी, मोहम्मद, पूरा नाम लिखती हूँ मैं, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी, इन्होंने कितने विकेट लिए थे? 24। और जो विराट कोहली है, इन्होंने जो रन बनाए थे वो कितने थे? 765 रन। और इसमें क्या है, हाँ, और देख सकते हैं इसकी जो थीम थी वो क्या थी? दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले। चलो ये हो गया। और सॉरी मैंने ये इंडियाज़ बोल दिया था, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस। तो इसमें है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ दिया था और उसके लिए 1901 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो वो है वेंट हॉफ। वेंट हॉफ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ है वो क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration at a particular temperature। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? कंसंट्रेशन के होगा। और इसी के लिए इन्होंने, जो वेंट हॉप है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वाटर बॉडी डू सेवरल हिमालयन ट्रिब्यूटरीज लाइक श्योक, गिलगिट, सिगार, गास्टिंग एंड द द्रास मीट एंड फाइनली इमर्ज फ्रॉम द हिल्स नियर अटोक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर। ये जो रिवर्स है, श्योक है, गिलगिट है, सिगार है, ये कौन से रिवर सिस्टम में आके मिलती है? मतलब ये किसके ट्रिब्यूटरीज है? ये क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम। और इसका आंसर क्या होगा? इंडस रिवर सिस्टम। अब अगर हम इंडस रिवर सिस्टम का देखें आगे, यहाँ पे ये है इसका ओरिजिन, बोकारचू ग्लेशियर, ओरिजिन ऑफ इंडस। और ये किसके है? नियर लेक मानसरोवर, तिब्बत में। ठीक है, अब ये यहाँ से निकलेगी और जो ये है, ये शौक, ये गिलगिट, ये स्वाट, ये जो भी है रिवर से, इसकी इधर वाली ये कौन सी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। मैं इनका लिख देती हूँ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। और इधर से जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये है 5 जो रिवर्स है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ये यहाँ पे जाके इन मिठान कोट पे, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, मिठान कोट पे जाके इंडस में मिल जाती है। अब अगर हम इसके इंडस की लेंथ देखें, लेंथ ऑफ इंडस तो वो कितनी है? 2880 किलोमीटर, 2880 ये है टोटल लेंथ। और इन इंडिया अगर देखें तो इंडिया में कितनी है? 1114 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी अगर हम ये ट्रिब्यूटरीज की देखें तो झेलम, मैं नॉर्थ टू वेस्ट लिख रही हूँ, नॉर्थ टू साउथ, सॉरी, इसमें होगा JCB RS, ये इनका ऑर्डर है। तो झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में देख लेते हैं। झेलम, तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? वेरीनाग लेक,
वेरीनाग लेक। और ये कहाँ पे है? J&K में। अब इसको याद कैसे करोगे? झेलम मतलब झेलना, वेरीनाग नाग। नाग को क्या है? नाग को झेलना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को नाग डस जाए तो वो बचना तो मुश्किल होता है, फिर इसलिए नाग को झेलना बहुत मुश्किल है। और अगर इसका हम एंशिएंट नेम देखें, एंशिएंट नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है झेलम का। झेलम का एंशिएंट नेम क्या होगा? वितास्ता। वितास्ता। ये चलो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, झेलम। यहाँ पे मैं वापस लिख दूँगी, ये आप लोग ध्यान रखना, ये एंशिएंट नेम झेलम लिख ही देती हूँ यहाँ पे। झेलम, झेलम का हो गया वितास्ता। और एक यूँ है कि ये मेक मेंडर्स इन यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज में मेंडर्स बनाती है, इन यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज। और मेंडर्स क्या होते हैं? जो ऐसे मटक मटक के चलती है, उसको कहते हैं मेंडर्स। अब अगर हम देखें चिनाब का, चिनाब, तो चिनाब का ओरिजिन कहाँ पे है? बारहलाचा ला, बारहलाचा ला। अब ये बारहलाचा ला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और इसको याद कैसे करेंगे? 12 चैन, मतलब 12 घंटे की, हर टाइम हमें 12 घंटे चैन की सांस नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ काम होता रहता है, तो 12 घंटे की चैन की सांस नहीं मिल सकती, ऐसे याद रख लेना इसको। और जो इसका एंशिएंट नेम है, एंशिएंट नेम इसका क्या होगा? अस्किनी। ठीक है, अस्किनी। और ये जो है, जो चिनाब है, वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की, लार्जेस्ट। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसके आगे हम अगर ब्यास का देखें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रोहतांग पास, रोहतांग पास। और ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है, ये रिवर नॉट एंटर इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में एंटर नहीं करती है, पहले इंडिया में उस, ये जो है यहाँ पे देखो, ये ब्यास है, ये सतलज में मिल जाती है इंडिया के अंदर ही, और फिर सतलज जो आगे जाके उसमें इंडस में जाके आगे मिलती है। तो ये हो गई ब्यास। आगे हम देखेंगे सतलज का। नहीं सॉरी, रावी बच रहा ना, रावी का देखें ओरिजिन, तो इसका भी क्या है? रोहतांग पास, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। और इसका मैंने इसका एंशिएंट नेम नहीं बताया ब्यास का, तो इसका एंशिएंट नेम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंशिएंट, ये है विपासा। तो इसको कैसे याद रखोगे? बी से ब्यास, और इसको विपासा की जगह विपासा बोलो, विपासा, बी। और रावी है, तो रावी का नाम कैसा है? पुरुष के जैसा, तो इसका एंशिएंट नाम हो जाएगा पुरुषनी, पुरुषनी। और ये जो रिवर है, ये मतलब कुछ डिस्टेंस के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो होती है, तो फ्लो इंडिया पाक बॉर्डर, फ्लो ऑन इंडिया पाक बॉर्डर फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया। और अब हम देखेंगे सतलज। ये इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? एंटर इंडिया थ्रू शिपकिला पास, शिपकिला पास। और इसका जो ओरिजिन है वो अगर हम देखें तो वो है राकस लेक, राकस लेक। और इसको कैसे याद रखोगे? जो राकस की जगह ऐसे याद करो,
राक्षस राक्षस, तो राक्षसों के पास क्या होता, क्या नहीं होता, सत नहीं होता है। तो ये राक्षस लेक हो गया, राक्षसों के पास सत नहीं होता है, तो राक्षस लेक सतलज का ओरिजिन हो गया। और इसका अगर हम एंशिएंट नेम देखें, एंशिएंट नेम देखें तो वो क्या हो जाएगा, सुतुद्री, सुतुद्री, ठीक है। और ये मैंने बता दिया जो ये, और इन JCBRS इनको क्या कहते हैं, पांच नद कहते हैं। और ये मीट्स इंडस एट मिठानकोट, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, मिठानकोट पाकिस्तान। एक यहाँ पे और मैं बता देती हूँ, हाँ, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कब हुई थी, 1960। तो इंडस, उधर जगह है तो मैं पीछे यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1960 में, जिसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का है बताया हुआ कि किसके पास कितना होना चाहिए वो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये कब लॉन्च हुई थी। और ऑप्शन में क्या है, 2019, 2020, 2016, 2018। अगर हम देखें तो ये अभी तो नहीं हुई है करंट में, बट करंट का क्वेश्चन कैसे बना है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, पाँच साल की एक्सटेंड किया है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी करंट में आया हुआ है। और इसका आंसर क्या होगा, 2020, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। और इसके अंदर क्या होता है, योजना के अंदर जो भी इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उनको 5 kg जो चावल या गेहूँ फ्री में दिया जाता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर फोटो में आप देख सकते हैं। तो एक्सटेंडेड 5 years, एक्सटेंडेड फॉर 5 years टिल 2028, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर एंड द हरा शंकर भट्टाचार्य आर वेल नॉन प्लेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट ये है, यहाँ पे दिखाया हुआ है मेरा। इसके अंदर क्या होगा आंसर, वीणा, सुरबहार, सितार और मोहन वीणा। तो इसका आंसर होगा सितार। और अब हम इसके लिए ट्रिक देखेंगे कि इनको कैसे याद करना है सबको। तो जो सितार से आप कीवर्ड क्या लेंगे, यहाँ पे आपको कीवर्ड लेना है सीता, ठीक है। सीता से राम याद आएंगे, तो हम सीता का रोल किसको देंगे, रानी मुखर्जी को, मुखर्जी। तो रानी मुखर्जी, मैं लिख देती हूँ मुखर्जी, ये सीता का रोल हो गया। या फिर आप खुद लिख लेना, ये जो भी अपने नोट्स में मैं वैसे बता देती हूँ। और जो शहीद परवेज खान है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे शाहिद कपूर। तो शाहिद कपूर को किसका रोल दे रहे हैं हम, राम का। अब सीता को कहाँ लेके गए थे, लंका लेके गए थे। तो मैं और भी जो इनके हैं म्यूजिशियन वो बताती हूँ पहले। एक तो ये हो गए, जो ये दो तो हो गए, बुद्धादित्य मुखर्जी, रानी मुखर्जी का रोल दिया है। और शहीद परवेज खान शाहिद कपूर से हो जाएगा। और जो हैं वो हैं विलायत खान, इलियास खान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सीता को कहाँ लेके गए थे, विलायत मतलब लंका लेके गए थे। तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, फ़ौरन को विलायत कहते हैं, वो विलायत गया है। तो ये हो जाएगा, सीता को विलायत मतलब लंका लेके गए, ठीक है। और इलियास खान, तो सीता कहाँ पे इल हुई है, जाके लंका में इल हो गई है सीता, ठीक है। और इसके अलावा और अगर हम देखें तो है महबूब महबूब नादिम, ठीक है, महबूब नादिम। तो इसको कैसे याद करोगे, सीता को लंका में किसकी याद आ रही है, याद किसकी आ रही है, राम की, मतलब महबूब की याद आ रही है।
इलियास से इल, विलायत से विलायत पकड़ो, महबूब से सीता को अपने महबूब राम की याद आ रही है लंका में, ठीक है। और जो बाकी है जैसे रविशंकर है, इनकी बेटी अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर ये भी सितार के ही हैं। रविशंकर से हम अगर देखें तो इनको भारत रत्न दिया था, भारत रत्न मिला है इनको कब, इनको मिला है 1999 में, 1999 में इनको भारत रत्न मिला है। और ये फर्स्ट ग्रैमी अवॉर्डी भी हैं, फर्स्ट ग्रैमी अवॉर्डी। और इनको कौन से एल्बम के लिए मिला था, इनके एल्बम के लिए वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये इनका एल्बम था जिसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है। अब ये हो गए सारे सितार के। तो आप वापस अगर देखना चाहें तो कीवर्ड पकड़ें, सीता, सीता से रानी मुखर्जी का रोल दिया है बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी से हो जाएगा। और शाहिद परवेज़ खान का शाहिद कपूर जो राम का रोल है। और आगे विलायत खान, तो सीता लंका में जाके मतलब विलायत लेके गए, सीता को लंका लेके गए। और इलियास खान से इल, सीता इल हो गई। महबूब नादीम से सीता महबूब को याद कर रही है लंका में। और ये बाकी है रविशंकर एंड अनुष्का शंकर, ठीक है। नेक्स्ट ये है मैच द पॉइंट्स अंडर लिस्ट 1 विद दोज अंडर लिस्ट सेकंड। तो फाइलम दिए हुए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको मैच करवाने हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें पोरीफेरा, तो मैं लिख देती हूँ थोड़ा थोड़ा सब। पोरीफेरा तो ये क्या होते हैं, होल टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है, उनको क्या कहते हैं, स्पंजेज। तो स्पंजेज से इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो स्पंजेज, स्पॉन्जिला, और साइकोन ये है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ हमें अगर पोरीफेरा का भी आता है अगर स्पंज, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखें हम इनका, तो पोरीफेरा से क्या है, ये पोर्स, इनके नाम से ही पता लग रहा है पोर्स। तो स्पंज में क्या होते हैं, पोर होते हैं, तो वैसे। आगे है निडेरिया, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल, जो कोरल रीफ होती है वो कोरल, ये है निडेरिया के एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो है और है, ठीक है, और जो जेली जो भी आए जेली में वो सब निडेरिया के ही होंगे, ठीक है। बाकी अगर और देखें तो मोलुस्का में इनकी बॉडी क्या है, सॉफ्ट होती है, बॉडी सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। और जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वो कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अगर एग्जाम्पल्स देखें तो वो क्या है, स्नेल्स, ऑक्टोपस, हेलिक्स, स्क्विड, ये। और इनके अंदर जो फाइलम्स वगैरह है वो आपको अच्छे से याद करने ही पड़ेंगी, जो अभी फाइलम के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लगभग हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देखें अगर तो अर्थ्रोपोडा क्या है, एक तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, लार्जेस्ट जो है फाइलम है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर फाइलम कह दो, ठीक है। और जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके, जॉइंटेड लेग्स। और इनकी जो बॉडी होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई ये है तो इनको काटोगे तो इस साइड से भी सेम है, इस साइड से भी सेम है, उसको कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। और अगर एग्जाम्पल देखें तो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियंस, ये ठीक है, ये याद रखना। तो इससे इसका आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक टाइटल रिंग साइड। तो यहाँ पे फोटो से आपको दिख रहा होगा इसके जो ऑथर कौन है, विजय दारदा, डॉक्टर विजय दारदा। इसके अलावा अगर हम और जो करंट में बुक्स हैं जो पब्लिश हुई है उनके अगर देखें कौन कौन सी, एक दो बुक्स देख लेते हैं। तो द गोल्डन ईयर्स, इसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो मेड इन इंडिया, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये किसकी बुक है, ये बुक है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। और इसके अलावा पावर ऑफ वन थॉट, पावर ऑफ वन थॉट देखें अगर बुक, तो इसका ऑथर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023। तो इंडिपेंडेंस डे की जो थीम क्या थी 2023 की, ठीक है। इसके ऑप्शंस क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नेम्ड एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या है, लदांग, छेना, झूम, लोगान। तो इसका आंसर क्या होगा, झूम, झूम कहते हैं। और जो लदांग है वो किस में कहते हैं, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, लदांग। और जो छेना है वो किस में कहते हैं, श्रीलंका, ठीक है। और लोगान है वो किस में कहते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसमें क्या होता है, मतलब एक जगह कहीं पे भी जो पेड़ वगैरह है उनको जलाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, और फिर दूसरी जगह जैसे वो लैंड ज़्यादा जो उस पर जितने टाइम तक वो सही रहती है, फर्टाइल रहती है, उस पर करते हैं। फिर वो अगर फर्टाइल नहीं है तो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, वहाँ के जो पेड़ पौधे उनको जलाएंगे, फिर वहाँ पे वही जो कल्टीवेशन करेंगे। अगर हम इंडिया में देखें, इन इंडिया, तो ये नॉर्थ ईस्ट का तो हो गया, नॉर्थ ईस्ट लिख देती हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हो गया, झूम नाम हो गया, झूम। उड़ीसा में देखें अगर, तो उड़ीसा में क्या होगा, जो पामा ढाबी, पामा टीना ढाबी, कहाँ की है, मतलब वैसे है नहीं, वैसे बोल रही हूँ, उड़ीसा, ऐसे याद रख लो। और या फिर इसको कहते हैं ब्रिंगा, ब्रिंगा, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स में अगर देखें, वेस्टर्न घाट्स, तो इसमें क्या कहेंगे, कुमारी, कुमारी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कहते हैं दीपा, छत्तीसगढ़ में दीपा, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले झूम रहे हैं, उड़ीसा में ढाबी आई है, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी है, कोई जो घाट्स घूमने गई है, वेस्टर्न घाट्स, और छत्तीसगढ़ में दीपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शंस है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और एक दो अगर और भी हम लोग देखें टेम्पल, क्योंकि टेम्पल का एक क्वेश्चन मैंने देखा है हर शिफ्ट में लगभग था, तो भीतरगांव टेम्पल अगर देखें तो भीतरगांव टेम्पल, ये कहाँ पे है, ये है कानपुर, यूपी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रिक टेम्पल, इसको हम ब्रिक टेम्पल भी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे है, तो एक और अगर हम देखें तो वो है दशा अवतार टेम्पल, दशा अवतार टेम्पल,
ये भी कहाँ पे है, यूपी में, झांसी में है, झांसी यूपी, ठीक है। और विरूपक्षा टेम्पल देखें तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका, विरूपक्षा टेम्पल, ये कहाँ पे है, कर्नाटका। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया तमिलनाडु, भीतरगांव टेम्पल हो गया कानपुर यूपी में, और इसको ही क्या कहते हैं, ब्रिक टेम्पल। और दशा अवतार टेम्पल हो गया झांसी यूपी में, और विरूपक्षा टेम्पल कहाँ हो गया, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम विच कंट्री। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, अजय, ऑपरेशन अजय। ये जो इंडियंस है जो बाहर रहते कंट्री से, उन कहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, इजराइल से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। और जो अगर यूक्रेन है तो यूक्रेन का अगर हम देखें तो यूक्रेन से वापस इंडियंस को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, वो था ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा अगर हम और ऑपरेशन देखें तो एक है ऑपरेशन कावेरी, इधर लिख देती हूँ, ऑपरेशन कावेरी, जो कहाँ से था, इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान, सूडान में क्या हुआ था, सिविल वॉर हो गया था, तो इसके लिए इंडियंस को लेके आए थे, ठीक है। और इसके अलावा और अगर हम ऑपरेशंस देखें तो ऑपरेशन करुणा, ये क्या है, असिस्ट म्यांमार में क्या हुआ था, क्या हो गया था, वहाँ पे एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मोचा, मैं ऐसे लिख देती हूँ, साइक्लोन मोचा। और ये मोचा नाम किसने दिया था, नेम्ड बाय यमन, ठीक है। और आगे है ना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑपरेशन दोस्त, ये किसको असिस्टेंस कर रहे थे, ये कर रहे थे तुर्की, जो पहले टर्की नाम था उसका अब नाम हो गया टर्की, तो असिस्टेंस टू तुर्की। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हो गया था, यहाँ अर्थक्वेक आया था, ठीक है। इंडिया सबकी हेल्प करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। तो इसमें क्या है कि जो एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कंडक्टर पे क्या होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। तो जैसे मैं बनाती हूँ, ये क्या हो गया, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैंने एक ये कंडक्टर रख दिया जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनका एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये इस पे कंडक्टर पे, और वो होगा इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा इसका, ठीक है। तो इसमें हम जो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके वो देख सकते हैं कि किसकी डायरेक्शन कौन सी किस साइड में होगी। जैसे अपने लेफ्ट हैंड से ये जैसे बनाया हुआ है उस वैसे बनाना, इसका जो मोशन है यहाँ पे इसी को फोर्स है, ठीक है। थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की, ठीक है। और जो अपनी ये फर्स्ट उंगली है ये किसकी डायरेक्शन बताएगी, फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये। और जो मिडल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने दिया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि ये फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए इन्होंने दिया, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में उस पर। अब अगर इसमें हम देखें तो जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का अगर एंगल होगा, जैसे ये 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ होगा, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा फोर्स, जब ये या तो पैरेलली
मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ होगा या एंटी पैरेलली रखा हुआ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पैरेलली या एंटी पैरेलली, ठीक है। ये देख लेना। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ऑप्शंस क्या है, विलियम गिलबर्ट, माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी और एंड्री मेरी एम्पियर। तो इसका आंसर होगा एंड्री मेरी एम्पियर, इन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इन द ह्यूमन डाइट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड जीरोफ्थैल्मिया। तो जीरोफ्थैल्मिया जो है वो किसके डेफिशिएंसी से, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन सी है, तो इसकी डेफिशिएंसी के से क्या होता है? विटामिन सी से होता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। विटामिन डी है, तो ये इससे क्या होता है? रिकेट्स। डेफिशिएंसी से विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होगा? रिकेट्स। विटामिन ए है, तो इसमें क्या होता है? जो ब्लड क्लॉटिंग बनती है वो नहीं बनती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, तो मैं ब्लड क्लॉटिंग लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती है, ठीक है। और विटामिन ए है, इसकी कमी से क्या होगा? जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। एक मिनट, ये विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको विटामिन ए की कमी से ही जीरोफ्थैल्मिया को भी और हम क्या कह सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब अगर हम विटामिन्स का और अगर देखें तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स देखें, कॉम्प्लेक्सेस देखें तो टोटल कितने होते हैं? 8, ठीक है। B1, B2, B3, B5 और B6, B7, B9 और B12, ठीक है। ये जो B1 से B12 ऐसे करके आप 12 मत कर देना, 8 ही होते हैं टोटल। और इनमें अगर हम देखें तो B1 की जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो होती है डिजीज़ होती है वो है बेरी बेरी। विटामिन B3 की जो होती है उसको क्या कहते हैं? पेलेग्रा। विटामिन B12 की उस अगर देखें तो उसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। और अगर हम विटामिन्स का देखें कि वाटर सोल्यूबल कौन से हैं विटामिन्स? वाटर सोल्यूबल, तो विटामिन बी एंड सी, ठीक है। और फेट सोल्यूबल का अगर देखें, फेट सोल्यूबल कौन से हैं? तो के, ई विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसको क्या करेंगे? कीड़ा किस में सोल्यूबल हो रहा है? फेट में। और विटामिन बी सी किस में हो रहा है? वाटर में, ठीक है। ये याद रखना। और ये सारे जो भी मैं अलग से जो बता रही हूँ आपको क्वेश्चंस के साथ में, ये सारे क्वेश्चंस लगभग आए हुए हैं, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये भी क्वेश्चंस आपके एक साथ, एक क्वेश्चन के साथ में अलग भी और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु हैज़ स्worn एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसने शपथ ली है जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उसकी? राजीव कुमार, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुशील कुमार, आनंद कपूर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसको याद रखने का एक हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रवीण मतलब क्या होता है? होशियार, इंटेलिजेंट। तो प्रवीण ने वास्तव में क्या रखा है? विजिलेंस रख रखा है सब पे, ठीक है। अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का देखें तो जो इसके कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और इनका जो वर्क होता है, ये इनका वर्क क्या होता है? एड्रेस गवर्नमेंट करप्शन, ठीक है, एड्रेस गवर्नमेंट करप्शन। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट।
और अगर हम इसके कमिश्नर के टर्म की बात करें तो ये कितने साल के लिए होता है? 3 इयर्स के लिए, ठीक है, सॉरी 4 इयर्स, 4 इयर्स के लिए। और इसमें अगर हम और भी दूसरे अपॉइंटमेंट देखें जो भी नए हैं, तो उसमें जो रेलवे बोर्ड के हैं, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा जया वर्मा। तो जया वर्मा, जया मतलब जे, किस पे जे पाली है? रेलवे पे, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा यूँ रिलेट करके याद करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे और कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एक साथ अगर आपने खूब सारे अपॉइंटमेंट पढ़ लिए तो फिर आपको याद नहीं रहेंगे वैसे तो। और अगर हम देखें न्यू चीफ ऑफ रो, न्यू चीफ ऑफ रो RA, ठीक है। और ये कौन अपॉइंट हुए हैं? रवि सिन्हा, रवि सिन्हा। तो RAW, रो का R, रवि का R, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनोग्रेटेड अटल सेतु सी ब्रिज। तो अटल सेतु सी ब्रिज का इनोग्रेशन किसने किया है? तो लगभग हर जगह PM मोदी जी ही करते हैं, तो इसका आंसर भी PM मोदी ही होगा। और ये क्या है? इंडियाज़ लार्जेस्ट सी ब्रिज है, ठीक है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सी ब्रिज। और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ कितनी है इसकी? 21.8 किलोमीटर। और ये किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट्स मुंबई टू नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेस सिकंदरा विच कम्स अंडर सब हर्ब ऑफ आगरा इज एसोसिएटेड विद द टॉम ऑफ। तो जो सिकंदरा है, जो आगरा के उसमें आता है, आगरा में आता है, वहाँ पे किसकी टॉम है? अकबर, शिवाजी, जहांगीर, बाबर। तो इसमें शिवाजी की तो आ नहीं सकती, जो मुगल है उनमें से कोई होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। खालसा पंथ के जो खालसा पंथ है उस पर जो उसके कमेमोरेट करने के लिए कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? इनके ऑप्शन से तीज, बैसाखी, लोहरी और होला मोहल्ला। तो इसका आंसर होगा बैसाखी, ठीक है। और जो खालसा पंथ है ये कब फाउंड किया गया था? 1699 में। और किसके द्वारा? बाय गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10th गुरु है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली ए मास्क डांस इज प्राइमली परफॉर्म्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। कथकली डांस कहाँ परफॉर्म होता है? मास्क डांस है, मतलब ये आप लोग ये वाला देख सकते हैं, ये मास्क ही है जो ये यूँ पहन के फिर ये डांस करते हैं, यूँ ऐसे ही पहन के। इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, असम, केरला, यूपी। तो इसका आंसर होगा केरला, ठीक है। और जो कथकली है इससे रिलेटेड मैं और आपको डांसर्स के नाम बताती हूँ जो याद रखने। मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको वैसे ट्रिक से बता दूंगी कि कैसे याद करने हैं, ठीक है। चेमानचारी खुनीराम नैयर, तो नाम इनके ऐसे ही हैं, चेमानचारी खुनीराम नैयर। एक तो ये देख लेना कि जहाँ पे भी रमन या नैयर ये आ रहा हो ये कथकली के ही हैं, ठीक है। और कोटाकल रमन, ठीक है। और यहाँ पे लिखती हूँ मैं गोपीनाथ हो गया, चमन ये हो गया। और क्या है? काला मंडलम, रमन कुट्टी नैयर,
नैयर। ठीक है, अब जो इनमें जो काला मंडलम आएगा वो भी किसके होंगे, कथकली के ही होंगे। ठीक है, तो काला मंडलम 1 2 ये 3 ये 4 काला मंडलम रमन कुट्टी नैयर। ठीक है, और इसके आगे हम और लिखेंगे गुरु खीज पदम कुमारन, खीज पदम कुमारन। आपको ऐसे ये इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम जो भी ऑप्शंस आएंगे उनमें अभी हिंट के थ्रू आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, और हम देखें तो यह है वेलाथल, सॉरी इससे पहले मैं एक और लिख देती हूँ, अस्ताद देबो, और इसके बाद मैं लिखती हूँ वेलाथोल नारायण मेनन। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, दो भाई है चमन, चमनचारी का चमन और गोपीनाथ का गोपी। तो ठीक है, मैं आपके हल्की यहाँ पे ऐसे ट्रिक लिख देती हूँ, वैसे गोपी एंड चमन। ठीक है, ये क्या हो गए भाई। अब इनको केरला से आपको क्या पकड़ना है, कीवर्ड जो लेना है करेला। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो गोपी और चमन की जो माँ है उन्होंने क्या बनाया है, करेले की सब्जी, करेले की सब्जी बनाई है जो कि इनको बहा नहीं रही है। तो ये चमन क्या बोलता है, चमन ने बोला करेले की कली कूनी खाऊं। चमन से वैसे अगर आपको ये आ रहा है कूनी, तो करेले की कली कूनी खाऊं। ठीक है, यहाँ पे रमन आ रहा है, यहाँ पे रमन आ रहा है, और वो अपनी माँ को क्या बोल रहा है कि आप रमन के कुत्ते को खिला दो। ठीक है, ये दोनों भाई बोल रहे हैं करेले की कली कोनी खाऊं। ये जो कोनी है, जो राजस्थान में नहीं को कोनी कहते हैं, तो वैसे करके थोड़ा याद कर लेना, कोनी खाऊं रमन के कुत्ते को खिला दो। ठीक है, कुत्ते को खिला दो ये बोल रहे हैं। तो इनकी माँ क्या बोली है, माँ बोली ऐसा वेला है। अब इनमें अगर मैं आपको बताती हूँ, ऐसा, सॉरी ये हो नहीं रहा है कलर, ऐसा वेला माँ कोनी रमन और ये गोपी और चमन, ये आपको देखना है। ठीक है, गोपीनाथ तो गोपी और चमन भाई हैं, चमनचारी कुन्नी रमन नैयर, ये हो गया। और इन्होंने क्या बोला है कि करेले की कली कुनी खाऊं। तो ये करेले से वैसे मतलब ये कुनी चमन वाले में आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इतना ही याद यूँ कर लो कि जो करेले की सब्जी बनी है और उन्होंने क्या बोला है, रमन के कुत्ते को खिला दो करेले की सब्जी को। ये अगर आप ये याद नहीं, अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी आपके ये नाम याद हो जाएंगे। रमन, रमन नाम से क्या है, कोटाकल रमन और कला मंडलम रमन कुट्टी नैयर। तो रमन के कुत्ते को खिला दो, कुत्ती रमन कुट्टी। तो ऐसे इसको कुत्ता कुत्ता करके वैसे याद कर लो, रमन के कुत्ते को खिला दो। ठीक है, तो गुरु खींच पदम कुमारन, तो ये माँ यहाँ पे माँ। ठीक है, और ये रमन ये कुत्ता, ये गोपी और ये चमन। ठीक है, और ये गोपी। अस्ताद से क्या, ऐसा। वेलाथल से ऐसा वेला है, ऐसा वेला है कि करेले की सब्जी नहीं खा रहे हैं। चलो ये हो गए, इससे आप वापस देख लेना, और अगर एक दो बार आप अगर यूँ करके देख लोगे तो आपको याद रह जाएंगे, जो कि इसका जो केरल का है कथकली, इसके ये डांसर से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कथक कली। तो ये कथक कली की कली और
ऐसे ये कली करोगे तो कली हो जाएगा। और ये कहाँ का है? केरल का, तो केरला से करेला। ठीक है। अब है क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आप लोगों को इनके आंसर्स देने हैं कमेंट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जल जीवन मिशन लॉन्च्ड? जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, 2020, 2017, 2018। और सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2024 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल? तो जो 2024 का जो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था? इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में दोगे, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर बता दूंगी। ठीक है, चलो थैंक यू। इतना ही था आज का लेक्चर। और प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट वगैरह करें और शेयर करें सबको। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर और जो स्पेशली जो एसएससी फेज़ का जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो थैंक यू।